नमस्कार दोस्तों। तो सीडीएस के एग्जाम को अभी लगभग 20 दिन भी नहीं बचे हैं, पूरे 15 दिन बचे हैं। तो उन 15 दिनों के अंदर आज हम बात करेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री की, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो का आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चंस पूछे गए आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर दे पाएंगे आसानी से। ये वीडियो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और जितने भी डिफेंस एग्जाम्स है, इवन एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी है और यही लिमिटेड क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को हम अभी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखिए आप, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया लेवोइजियर को। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। उसके बाद देखो मैटर की डेफिनेशन। मैटर किसको कहा जाता है? जिसके जो स्पेस, मास और जिसको हम फील करते सकते हैं उसको मैटर कहा जाता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये बस आपको एक जानकारी के लिए बताई गई है, बट आप इस लेवोइजियर को याद रखिए, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैटर को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल और केमिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो अब आप देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर होता है, और केमिकल के अंदर प्योर और मिक्सचर। प्योर के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब मिक्सचर में देखो होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है? सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस से बना होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? मेटल्स। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लो। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं? फिर नॉन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम ऐसी, नॉन डक्टाइल, सोनोरस। ठीक है, तो ये होगी मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। मेटलोइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटल्स प्लस नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं मेटलोइड्स। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तो आप सबको पता ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन ये सब आते हैं, इनको ऑर्गेनिक, इनको इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड हम किसको बोलते हैं? जिसका डेफिनेट शेप होता है और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। तो इन सब चीजों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसके अंदर आपको दे दिया सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड स्टेट हैज नॉट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे, या फिर ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड नन इज करेक्ट। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, सो दैट उसको हम अगर मान लो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। मान लो सॉलिड है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एक क्रिकेट बैट ही है, तो वो सॉलिड है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसका शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है। हर चीज बेसिक से आपको हाई लेवल तक कवर हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। उसके बाद आप देख लो, इसके एग्जाम्पल हो गए मेटल्स, वुड, ब्रिक्स, कॉपर। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिक्विड क्या होती है? लिक्विड के अंदर देखो, आप अगर मान लो वाटर बॉटल है कोई, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, वो जो लिक्विड है उसके अंदर, तो डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। और अगर मान लो उस वाटर को मैं किसी प्लास्टिक के अंदर डाल देता हूं, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका शेप क्या होता है? शेप नॉट डेफिनाइट होता है। ठीक है, वाटर, मिल्क ऑयल, ये बेसिक चीज है। ये तो बेसिक्स है कि आप स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन के लिए है, कि आपको सब चीजें शुरू से समझ में आ जाए। जिनका बेसिक मतलब केमिस्ट्री 11 12 में नहीं थी, जिन्होंने 10th के बाद ही छोड़ दी थी, तो उनको थोड़ा सा ये चीजें एक बार रिवाइज हो जाएगी इनसे आपकी।
उसके बाद देखो गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, इसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब देखो आप, सॉलिड है किसी को, सॉलिड को अगर मैं हीट करूंगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को अगर मैं हीट करूंगा तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। अब वेपर को अगर मैं वापस कूल करूंगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को मैं कूल करूंगा तो लिक्विड को अगर मान लो हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो कूल ही करते हैं, उसको ठंडा करने से वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये तो इनका होता है चेंज कैसे होते हैं, हीट देनी पड़ेगी, कूल करेगी, स्टेट चेंज कैसे होता है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चार्ट है, ये आप बेसिकली थोड़ा सा माइंड में रखिए बस, और ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं बार बार फोकस कर कर बताऊंगा, सो दैट यू कैन नोट डाउन इट, सो दैट वो रिवाइज हो सके बार बार। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस ऐसी चीज होती है which cannot be separated into other kinds of matter by an physical processes। कोई भी फिजिकल प्रोसेस को यूज कर कर हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, उसको एकदम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, वो होती है प्योर सब्सटेंस। और उसके बाद देखो सब्लिमेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, मल्टीपल टाइम्स इसको पूछा गया है। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो सॉलिड होता है, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज होता है। बट जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर या वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड हीट के अंडर को जाके डायरेक्टली वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, वो होता है सब्लिमेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि कपूर की गोली जो होती है, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए। नेफ्थलीन बॉल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको काफी बार पूछा गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल अंडरगो सब्लिमेशन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब्लिमेशन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी एलिमेंट है कंपाउंड का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया मोलिक्यूल। तो इनकी तो आपको जनरल पहचान होनी चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो मोल, ये आपको याद होने चाहिए, 1 मोल इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर, इसको बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल एटम के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने, आयन के अंदर आयन्स होते हैं। 1 मोल मैंगो है तो उसके अंदर ये होगा इतने मैंगोज, और एप्पल होंगे तो ये होगा। तो बेसिकली ये है कि 1 मोल की वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफी बार डायरेक्टली एनडीए के अंदर पूछा गया है। एनडीए के अंदर अवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, 6.23 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23, ये आपका होता है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है। मान लो कोई एलिमेंट है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम के अंदर क्या होगा, हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बुक इस डेफिनेशन से नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है, आपको जस्ट देखना है कि एटॉमिक मास हम कहते किसको है। ठीक है, तो हीलियम के अंदर क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू जो होती है वो होता है एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, वो मास नंबर होता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो ये बुक की डेफिनेशन अपने काम नहीं आएगी, ये एटॉमिक मास की है, लेकिन हम मास नंबर हमारे इंपॉर्टेंट है एकदम, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर।
हमें मास नंबर को याद करना है, इसको आपको याद करने की या पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मास नंबर को याद कर लीजिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं मास नंबर। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोलेकुलर मास। ये भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोलेकुलर मास के अंदर आपको ये याद रखना है, मान लो O2 मोलिक्यूल दे दिया, तो अब इसका मास क्या होगा, ठीक है, वो आपको याद रखना। मान लो H2 दे दिया, तो H1 हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 2। ठीक है, ऑक्सीजन 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास हो गया 16। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ये CDS में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अब ये कह रहा है एटम, तो एटम के अंदर क्या क्या होता है, मान लो किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है वही एटम का कंपोजिशन होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हो गया कंपोजिशन। और उसके बाद देखो, अब इलेक्ट्रॉन, अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनडीए के लिए। ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस सब में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को नेम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन नेम स्टोनी के द्वारा दिया गया था, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कोलम, ये माइनस में, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पूछा नहीं जाता है, बट आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, 9.1। आप पॉजिटिव याद रख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किसका कम किसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव होता है वो कॉलम में भी याद रखिए आप। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की संभावना एनडीए सीडीएस सीएपीएफ किसी में भी आ सकता है इस बार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इसको आप ऐसे पीजी से याद कर लो, पीजी, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूमोनिक से याद करना काफी इजी हो जाता है। और इसका नाम किसने दिया था प्रोटॉन का, रदरफोर्ड ने। आपको एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था स्टोनी ने और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने और नेमिंग की थी इसकी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ये 1.6 10 टू द पावर -19 नेगेटिव होता है, ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द -19 पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का यूज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, और प्रोटॉन का यूज किया जाता है एनोड रेज में, प्रोटॉन एनोड रेज में। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का किसने किया था डिस्कवर, जेम्स चैडविक, चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, मींस 0 चार्ज। ठीक है, उसके बाद अगर चार्ज 0 है, चार्ज 0 तो चार्ज और मास का रेशियो भी 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे ऑप्टेन होता है ये पढ़िए। न्यूट्रॉन वाज ऑप्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, देखो हीलियम से, हीलियम को जब अल्फा पार्टिकल के साथ ट्रीट करेंगे या फिर बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के साथ ट्रीट करेंगे तब न्यूट्रॉन पैदा होता है, तब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको यही है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, बस इतना इनफ आपके लिए। अब देखो, अब जो पार्ट आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सबके लिए, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मान लो कोई एलिमेंट है, एलिमेंट है हमारे पास हीलियम।
ठीक है। हीलियम का 4 मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर लो, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर क्या हो गया, अब मान लो देखो कोई एलिमेंट है एक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, देखो ऊपर एम लिखते हैं नीचे ए लिखते हैं। एम मतलब हो गया मास नंबर, ए का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर, अब देखो हीलियम को मैंने रिप्रेजेंट किया 4 और 2 से, तो 4 तो हो गया मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन्स भी 2 या इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही। मास नंबर अगर 4 है, प्रोटॉन 2 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन 2 हो गए, न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर 4 है, तो न्यूट्रॉन भी 2 हो गए। तो इसमें आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी निकालने को दे सकता है। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, मतलब जो नीचे डिजिट होगी उसके बराबर हो गई, ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन, इसमें से हम प्रोटॉन को निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मास नंबर, कोई भी एलिमेंट है हमने जिसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसके अंदर एग्जांपल भी दिया है, सोडियम का ले लो। सोडियम 23 मास नंबर है और 11 है आपके एटॉमिक नंबर। ये तो हमने सीख लिया, एम ए, मां से याद रख लो, एम ए मां, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है मतलब प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर 23 है, प्रोटॉन 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर 23, एन इक्वल टू 12। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास नंबर का कॉन्सेप्ट। ये कोई एलिमेंट है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर ऊपर एम लिखते हैं मतलब मास नंबर, नीचे ए एटॉमिक नंबर। ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखना, ये आपके कभी भी एग्जाम में आ सकता है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए सीडीएस के लिए नहीं। अब उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हुआ है, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो। ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करें, देखो आइसोटोप और आइसोबार। इसके अंदर आपको सबसे कुछ ध्यान में रखना ही नहीं है, बस आपको याद करना है। इसके अंदर देखो आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट मास नंबर है, वो होते हैं आइसोटोप। और इसका जो उल्टा होगा वाइस वर्सा मान लो, वो होता है आइसोबार। आइसोबार, ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, वो हो गया आइसोटोप। और इसका अगर उल्टा होगा वो होगा आइसोबार। अब देखो ये एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर ऊपर मास नंबर लिखते हैं नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर है 666 क्योंकि ये कार्बन के एलोट्रोप्स है। सेम एटॉमिक नंबर है, तो सेम एटॉमिक नंबर अगर है और डिफरेंट मास नंबर देखो आप ऊपर 12 13 14, डिफरेंट मास नंबर है, डिफरेंट मास नंबर, तो ये होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब आइसोबार का देखो, आइसोबार में होता है सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। आइसो का मतलब सेम हो गया। अब आप कैसे याद कर लो, मास का एम ले लो और बार का ले लो बी, एम बी 1 MB 2 MB, ये जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो इसको एम बी से याद रख लो। मतलब आइसो बार जो होगा उसमें मास सेम होगा। अगर एक चीज आपको याद है तो आप दोनों ही कर लोगे, आइसो बार में मास सेम होगा।
आइसो बार बी देख के आपको लग गया एम बी। एम बी मतलब मास सेम होगा, मास सेम होगा मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ये आइसो बार की कॉन्सेप्ट हो गई। अब दूसरे में आप वाइस वर्सा अपने आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आइसो बार में देखो, आइसो बार मतलब बी एम, एम बी, मास सेम होना चाहिए, मास मतलब ऊपर वाली चीज, एम ये सेम है, मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोबार। आइसोबार आइसोटोप प्रीवियस ईयर का जो वीडियो बना करा रखा है उसमें भी फोकस किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आइसोटोन देखो, आइसोटोन मतलब एन आ गया, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब न्यूट्रॉन सेम कैसे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसके अंदर देखो, ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन्स है, मास में से प्रोटॉन्स को घटा दूं तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 8, मास में से प्रोटॉन्स को घटा दूं न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 8, मास में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को घटा दिया न्यूट्रॉन्स 8। तो इन सब में न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 8, सेम न्यूट्रॉन्स। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसोबार्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप, बट आप ये तीनों क्वेश्चन करने को एकदम रेडी हो। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे वैसे, बाकी बस देख लो इसको, कि मान लो सोडियम का क्या होता है, सोडियम 11 पे आता है, तो प्लस चार्ज अब -1 हो जाता है 10। ठीक है, तो ये ऐसे है, ये तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट आपको बेसिकली याद होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो थॉमसन ने अपने मॉडल एटम के मॉडल में क्या बताया था, उसने कहा था कि एटम एक ये है, स्फीयर है, स्फीयर जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, बस थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल यही था। अब आपको पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, उसके अंदर आपको पूछ लेगा थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था, तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं थॉमसन का। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर क्या था कि एटम इज ए स्फीयर इन विच देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, तो इस मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ये दिया था थॉमसन ने। बस आपको यही याद रखना है, और इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर। उसके बाद देखो, रदरफोर्ड का मॉडल, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसके अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया था, सिल्वर फॉइल ली थी। ठीक है, सिल्वर फॉइल से इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्यों किया था, जब अल्फा रेज इसने अल्फा रेज इसने पास की थी, तब इसने पाया था कि एटम के बीच में कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज पास हो गई, और बीच से कुछ रेज 180 डिग्री वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसने कहा था कि बीच के अंदर, सेंटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है, जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है, ठीक है, इसने कहा था कि जिस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। और बाकी इसने, ये मेन बात ये थी कि भाई बीच से जो पार्टिकल्स 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गए थे, सम पार्टिकल्स, तो वहां क्या था, एक हेवी मास था। ठीक है, तो उसने होल मास उसको ही कहा है न्यूक्लियस। ठीक है, यही इसके एटॉमिक मॉडल की बात थी, इस मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहा जाता है, जिसके अंदर इसने रेज ऑफ लाइट को ट्रीट किया था, और फिर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, कुछ लाइट डिफ्लेक्ट हो गई थी, और कुछ लाइट पास थ्रू हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, देखो
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻³ -13 ये आपसे कोई पूछ सकता बट नहीं पूछी जाती, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसमें आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये भी आपको जनरली, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो एमसीक्यू अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं आता। उसके बाद देखो, स्पेक्ट्रम देखिए। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जब कोई वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से पास होती है, तब ये बहुत सारे कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। टोटल 7 कलर्स के अंदर ये स्प्लिट हो जाती है। तो उस 7 कलर्स के बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर इस स्पेक्ट्रम का कर्म ये होता है विबग्योर। ठीक है, अब आप देखो, अब इसके अंदर सबसे कम डिफ्लेक्ट कौन सी हुई है? लेस डिफ्लेक्ट, वो हुई है रेड। और मोस्ट डिफ्लेक्ट कौन सी हुई है? वायलेट। अब देखो, लेस डिफ्लेक्ट रेड हुई है, इसीलिए रेड को हम ट्रैफिक लाइट में भी यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट, वाई रेड कलर इज यूज्ड एज द ट्रैफिक लाइट, क्यों? क्योंकि ये डिस्पर्स बहुत ही कम होती है, सबसे कम डिस्पर्जन इसका है। ठीक है, उसके बाद वायलेट सबसे ज्यादा कर वायलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्स होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये याद कर लेनी है, ये जो है वेवलेंथ। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है ये आपको मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आप ढंग से इसको याद कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप वेवलेंथ का जो है, वेवलेंथ का सीरियल नंबर लिख लीजिए। वेवलेंथ में सबसे पहले होती है कॉस्मोस वेव्स, कॉस्मिक, फिर गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ये तो हो गया इनका वेवलेंथ का सीक्वेंस। ये आपको याद करके जाना है, रट के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आता है। और फ्रीक्वेंसी का अगर पूछे तो ये इसका उल्टा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी में ये रिवर्स हो जाता है। बस यही है, इससे आपको 1 मार्क्स पक्का मिल सकता है। 0.83 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा। अगर आप सीडीएस के लिए अपेयर हो रहे हैं, अगर आप एनडीए के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो 4 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये आपका मैंने एकदम ढंग से लिख दिया रिसफल करके इसको। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखो, एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जीमेंस इफेक्ट क्या होता है? जीमेंस इफेक्ट क्या होता है? एम ए, जब स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। एम ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जीमेंस इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एम ए दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा ही नहीं जाता। सिर्फ वो पूछा जाता है कि व्हेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज नोन एज। तो मैग्नेटिक दिखते ही आपको जीमेंस याद आना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया याद। अब स्टार्क, जीमेंस में एम ए से मैग्नेटिक था, तो स्टार्क के अंदर बचा कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्पेक्ट्रा होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, तो इस पे स्प्लिटेड लाइंस को बोलते हैं हम स्टार्क स्पेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्क और जीमैन इफेक्ट क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जो मैंने मॉडल्स बताए थे आपको पहले, अभी रदरफोर्ड का मॉडल बताया था और थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बताया था, ये अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था इसका। तो अब इनका जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाला है इनका, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइए, और इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो थॉमसन का मॉडल का क्या नाम था? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल, नोट कर लीजिए। रदरफोर्ड का मॉडल न्यूक्लियर थ्योरी मॉडल या फिर अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, बोर्स का जो मॉडल था उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये एनडीए के लिए काम आएगा।
एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। और उसके बाद प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। जो सोमरफील्ड की मॉडल है ऑर्बिटल इलिप्टिकल एंड स्फेरिकल, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए के अंदर ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो बट ये दो आपको एनडीए सीडीएस एफकेट सबके लिए याद होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये दो मॉडल अगर आपको याद होंगे तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके अंदर डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये ड्यूअल नेचर था। डी से याद कर रख लो, दो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये था कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम किसी की हम दोनों साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन कर ली तो मोमेंटम गलत आएगा। ठीक है, तो ये था, और ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मॉडल आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो। सीडीएस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये दो याद रखना है आपको, थॉमसन और रदरफोर्ड। इन दो से ही काम हो जाएगा। एनडीए में भी इन दो से काम हो सकता है, बिकॉज दो ऑप्शन आप वैसे एलिमिनेट कर लेंगे, बट बेसिक आइडिया आपको बोहर्स और सोमरफील्ड का भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आती है बात पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल का कुछ ये सीन होता है। ठीक है, एस ब्लॉक, एस पी डी एफ। ठीक है, तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल को मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया था लेवोजियर ने, याद रखना आपको। ठीक है, उसका डोबेरिनियर था, उसने भी उसको क्लासिफाई किया था, लेकिन इसने ट्राइएड्स में बनाया था इनको मेटल्स नॉन मेटल को ट्राइएड्स में अरेंज किया था। ठीक है, ट्राइएड्स के अंदर इन्होंने कैसे किया था, जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर था, एवरेज एटॉमिक मास के बराबर था मिडिल एलिमेंट का। तो ऐसे इन्होंने ट्राइएड्स बना के अरेंज कर दिया था। उसके बाद लेवोइजियर जिसने मेंडलीव जिसने मॉडर्न टेबल की दी थी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक के अंदर एल्कली और एल्कलीन में अर्थ एलिमेंट्स है। जो पी ब्लॉक है अपना एस पी डी एफ, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस तो 18 ग्रुप की होगी। ठीक है, हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, पिकोजेंस और चैल्कोजेंस। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को बोलते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद देखो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपके सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट के अंदर बहुत बार पूछी गई है। अब देखो, अगर हम, ये लेफ्ट हो गया पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट, और ये हो गया पीरियोडिक टेबल का राइट। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक्स रेडियाई जो होगी, एटॉमिक रेडियाई अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। और अगर ऊपर से नीचे आएंगे, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल इंक्रीज हो रही है, इसलिए राइट टू लेफ्ट के, लेफ्ट टू राइट के अंदर डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई, और यहां इंक्रीज होगी। अब आपको ये याद रखना है कि वांडरवॉल, जो वांडरवॉल बॉन्ड होता है वो सबसे वीक बॉन्ड होता है। एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वांडरवॉल बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड होने की वजह से रेडाई ज्यादा होती है। मेटेलिक बॉन्ड उससे थोड़ा कम वीक होता है, तो इसकी रेडाई थोड़ी सी कम होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड
इन तीनों बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसकी रेडाई सबसे कम होती है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई में एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, और एनायनिक मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है मतलब सबसे ज्यादा रेडाई होगी इसकी, फिर एटॉमिक रेडाई होती है, फिर कैटायनिक मतलब इसकी सबसे कम, लेस रेडाई। तो इनका सीक्वेंस एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करना जरूरी है, और सीडीएस के अंदर आपको बेसिक आइडिया लेना इनका भी जरूरी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं है इसका भी, इनके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी क्वेश्चन बहुत कम बार देखा जाता है। अब देखो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना एक एटम से दूसरे एटम, तब वो बॉन्ड बनता है। जैसे NaCl के एग्जांपल ले लो, NaCl में कैसे बना आयनिक बॉन्ड? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 7। Na के पास कितने होते हैं? 1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास पूरे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, और जिसने लूज किया वो प्लस चार्ज हो जाता है, Na+Cl-। तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयंस ट्रांसफर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस सबके लिए। आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब NaCl का जो बॉन्ड है Na+Cl- बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, क्योंकि क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज प्लस और माइनस ये आयंस होते हैं, आयंस की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और गुड कंडक्टर तभी होंगे जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर के अंदर भी H+ आयंस होते हैं, इनके पास भी आयंस होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर है। और इफ दे आर इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल क्यों है? कि बिकॉज ऑफ H+ आयंस। आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर कोलन, इनके अंदर क्यों नहीं है? बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनके अंदर सोल्यूबल क्यों नहीं है? बिकॉज ये H+ आयंस रिलीज नहीं करते जो वाटर रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है। ये हो गए आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को जानने से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया PYQ। ये इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए आप, कि वो सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों है? बिकॉज वाटर रिलीजेस H+ आयंस। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये इनसोल्यूबल है। उसके बाद हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड पे। वो तो क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आप इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब मान लो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही है, H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दो से ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो इसने इसका एक शेयर कर लिया, इसने भी इसका शेयर कर लिया, तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 देख लीजिए, CH एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों के पास, और कार्बन के पास 4 है ही, तो कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा, इन सब से कार्बन ने शेयर कर लिया। और हाइड्रोजन भी, इसका भी शेयर कर लिया, इसका शेयर कर लिया, तो ऐसे करके ये बॉन्ड ऐसा बन जाता है, CH4। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब भी कैसे होता है मैं बता दिएंगे। हाउ मेनी, पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, सिग्मा पाई पाई। ठीक है, तो पिछली बार CDS 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। फाइंड द नंबर ऑफ सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, सैचुरेटेड बॉन्ड्स।
ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। कोवेलेंट हो गया। अब कोवेलेंट की प्रॉपर्टी देखो, कोवेलेंट के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट इसके अंदर क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखना, कोवेलेंट होता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसोल्यूबल इन वाटर, बट आयोनिक क्या थे, सोल्यूबल थे, ये इनसोल्यूबल, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल थे और ये सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहे हैं, ये CH4, ये CH बॉन्ड्स है, तो इसलिए ये सोल्यूबल है। और ये डायरेक्शनल होते हैं। एनडीए के लिए 1000 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, इसको आप रख लीजिए, ये एनडीए के अंदर बार बार आ चुका है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है उसके अंदर, ये कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि शेयरिंग होती है, कि मतलब जिसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होता है, मान लो एक्सेप्टर और डोनेटर दोनों ही होते हैं इसके अंदर। बट इस बॉन्ड से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो आपको सिर्फ दो की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, आयोनिक और कोवलेंट। ठीक है, और इसके अंदर डोनर एक्सेप्टर दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ देखो आप, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो गई, डबल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ एटम्स, और यहाँ इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ एटम्स, एक एटम सल्फर ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं एनडीए सीडीएस एफकेट सब के अंदर। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक कंपाउंड को हीट करेंगे तो वो दो अलग अलग चीजों में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। सोडियम हाइड्राइड है, इसको हमने जब हीट किया तो ये सोडियम और H2 के अंदर टूट गया, सोडियम सॉलिड और H2 गैस। वाटर, वाटर को जब हम हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कि जिसको हीट पर ये दो और ज्यादा कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाए उसको बोलते हैं डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब टूटना। ठीक है, तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करना, मतलब H2 प्लस O2 कंबाइन करके H2O बन जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, Mg प्लस O2 कंबाइन करके MgO बन जाएगा। फिर इनको बैलेंसिंग इक्वेशन होती है, तो एनडीए के अंदर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन भी पूछ लिया करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कि जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर होता है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। अब देखो, FeSO4 और जिंक, जिंक उस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, Fe नीचे आता है, तो जिंक Fe को रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Fe। इसके अंदर Mg और सोडियम, सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये तो। ठीक है, तो सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा, तो Na2O प्लस Mg। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस किसको, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, बस यही है बेसिकली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर एक ही सब्सटेंस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट में क्या होता है, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कंबाइन, उसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सेम ही होता है डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की तरह। ठीक है, बट इसके अंदर दो दो चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है। देखो, यहां से ये टूट रहा है Cl माइनस K प्लस OH माइनस, तो अब देखो आप, अब क्या होगा, ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ आ जाएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ, तो ये देखो C2H2OH, तो इसको हम अरेंज करें C2H5OH, एल्कोहल आएगा, और ये हो गया KCl, KCl। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सेम ही मान सकते हो आप थोड़ा सा। ठीक है, फिर हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन देखो, जब एसिड और बेस ये दो मिलते हैं तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आपको याद कर लेना है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए आप बेसिक। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं, मान लो हमने किसी को रिएक्ट कराया, H2 प्लस O2 रिएक्ट कराया, तो वो वाटर बन गया। अब हम वाटर को वापस हीट करेंगे तो वो H2 प्लस O2 बन सकता है। तो मतलब जो हमने रिएक्शन कराया वो वापस प्रोडक्ट सेम चीज बन सकती है, तो वो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे N2 और H2 ने मिलकर अमोनिया बनाया, अमोनिया को वापस हीट करेंगे तो ये कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। ये तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल क्या होता है, जिसके अंदर अगर हमने एक बार हीट कर दिया तो वो वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। अब आप देखो, इसको बोलते हैं हम क्विकलाइम। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। ये हो गया सिलेक्टेड लाइम। ठीक है, ये होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो, अब उसके बाद बात करते हैं हम एसिड और बेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड क्या होता है, एसिड होता है सोरिन टेस्ट। फिर ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड H प्लस आयंस फर्निश करता है। H प्लस आयंस एसिड और बेस फर्निश करता है OH माइनस आयंस। ये सब है। एसिड ब्लू टू रेड करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एसिड, याद रखिए AP, प्रोटॉन डोनेटर होता है, और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। लेविस ने ये कहा था, ब्रोंस्टेड की थ्योरी ने प्रोटॉन डोनेटर कहा था, और H प्लस आयंस ये आर्हेनियस थ्योरम है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आर्हेनियस थ्योरम। आर्हेनियस थ्योरम में कहा था एसिड H प्लस आयन फर्निश करते हैं और बेस OH माइनस आयन फर्निश करते हैं। ठीक है, उसका एसिड की यूजेस देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे NDA CDS के अंदर क्वेश्चन देखने में मिलेगा। अब देखो आप, सिट्रिक एसिड लेमन्स के अंदर पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर, ब्यूटायरिक बटर के अंदर, रेंसिड मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और जो ऑक्सीडाइज होने की वजह से खराब हो गया उसको ब्यूटायरिक एसिड होता है। टार्ट्रिक ग्रेप्स ग्रेप्स के अंदर, एसिटिक एसिड विनेगार के अंदर, मेलाइक एसिड एप्पल्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर। रिपीटेडली NDA के अंदर पूछा गया, NDA CDS सब के अंदर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अपने उसके अंदर, स्टीरिक एसिड फैट्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको सारे एसिड याद करने, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें देखो। इसके अंदर देखो आप, HCl डाइजेशन में काम आता है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बायोलॉजी क्वेश्चन भी है, स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है, एक्वारेजिया का जो सॉल्यूशन बनता है एक्वारेजिया, वो किस लिए काम आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में हम यूज करते हैं एक्वारेजिया। HCl और HNO3 से बनता है। जो HNO3 के एक क्वांटिटी, HCl की 3 क्वांटिटी, 3:1 के अंदर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, एक्वारेजिया HCl प्लस HNO3, HNO3 1 और 3 HCl प्लस 1 HNO3। ठीक है, उसके बाद देखो बोरिक एसिड आई वाश के अंदर, जो आई की ड्रॉप्स होती है उसके अंदर भी बोरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको देख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन के यूज होता है। ठीक है, बाकी आपको यही जो चीजें थी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दी, इनके आप नोट्स बना लीजिए। उसके बाद देखो, एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर क्लासिफाइड होती है। अगर कोई भी एसिड, एसिड की डेफिनेशन क्या थी, H प्लस आयंस देती है, और बेस की क्या थी, OH माइनस।
जो कंप्लीटली आयोनाइज होके H प्लस दे दे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली आयोनाइज होती है वो है वीक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड का क्लासिफिकेशन। अपने को सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड मान लो, देखो आप H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 के अंदर अगर हम इसको तोड़े तो SO4 2 माइनस और ये 2 प्लस। ठीक है, तो अगर 2 प्लस है इसका मतलब क्या है कि हम दो दो एसिड निकाल सकते हैं इसके अंदर से। दो एसिड निकाल सकते हैं तो इसको बोलते हैं बेसिसिटी। मतलब कितने रिमूवेबल हाइड्रोजन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये HCl के अंदर H प्लस Cl माइनस, तो मतलब एक ही हाइड्रोजन प्लस को हम रिमूव कर सकते हैं, एक को रिमूव कर सकते हैं मतलब मोनोबेसिक, दो को कर सकते हैं मतलब डाई बेसिक, तीन को कर सकते हैं मतलब ट्राई बेसिक। क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब यही है कि एक ही H प्लस उससे रिमूव हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन सीडीएस के अंदर पूछा गया है। सीडीएस और एनडीए के अंदर, एनडीए के अंदर ये ज्यादा बार पूछा जाता है बिकॉज एनडीए के अंदर आपको मिलेगा कि 11th-12th की जो मैथ साइंस है उसका थोड़ा सा कहीं वेटेज एक्स्ट्रा रहता है, तो एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेस पे, बेस की प्रॉपर्टीज को हमने ऊपर डिस्कस तो कर लिया था। बेस इज बिटर इन टेस्ट, वो एसिडिक ब्लू टू रेड करता है, तो ये रेड टू ब्लू करेगा लिटमस पेपर को। ठीक है, एसिड OH माइनस देता है। फिर वहां अगर प्रोटॉन डोनेटर था तो यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, ये तो होगी बेसिस की बात। जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल्स के, वो बेसिस होते हैं। इसमें देखो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड्स होते हैं। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में भी। ठीक है, और जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस उनको बोलते हैं हम एल्केली। ठीक है, एल्केली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस। अब बेसिस की स्ट्रेंथ, जो पूरा OH माइनस फर्निश कर देते हैं जल्दी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो OH माइनस फर्निश नहीं कर पाते वो वीक हो गए। अब एसिडिटी ऑफ बेस, उसमें था बेसिसिटी ऑफ एसिड, कितने H प्लस आयंस दे सकता है तो उसको बोलते हैं बेसिसिटी। और ये बेस कितने OH माइनस आयंस दे सकता है उसको बोलते हैं हम एसिडिटी। उल्टा हो गया, ये उल्टा होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट। तो ये एक प्लस एक माइनस हो गया, तो ये एसिडिटी इसकी 1 हो गई, मोनो एसिड मान लो इसको। ठीक है, ये भी एक ही दे सकता है, और ये 2 माइनस 2 प्लस, तो ये 2 OH माइनस दे सकता है, तो ये हो गया डाई एसिड। ठीक है, उसके बाद देखो पीएच, पीएच का स्केल होता है 0 से 14 तक। 7 जिसका पीएच होता है वो तो न्यूट्रल, यहाँ एसिड ऐसे बढ़ता है, और यहाँ बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक ये होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है 14 पे। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये कम होता जाता है। ठीक है, पीएच अगर 7 से कम है तो ये एसिड ही हो गया, और ये हो गया बेस। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर पीएच वैल्यू मैं जिसकी बताऊं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये यूज होता है एंटासिड के रूप में। एसिडिटी जब होती है एंटासिड के रूप में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। एसिडिटी होती है तो एसिड होता है अपने स्टोमक के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टेबलेट लेते हैं। ठीक है, उसका टूथपेस्ट बेसिक होता है, सबको पता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद लेमन एसिडिक, यूरिन, यूरिन का याद कर लीजिए आप, काफी बार पूछा गया है।
और मिल्क एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड होता है इसके अंदर, सेलिवा एसिडिक होता है, सेलिवरी एमिलेज एमिलेज पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे हमेशा सोल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले लो, ये रहा एग्जाम्पल। आप HCl एसिड है, बेस ये है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, H2O वाटर। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि एसिड प्लस बेस हमेशा सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। वाटर इज इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं H2 क्वेश्चन में लिख दिया जाता है H2 और अपना हम गलत कर देते हैं, बट वाटर H2O बनाएगा, गैस नहीं बनाएगा, H2 गैस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कवर करेंगे हम। ठीक है, देखो सोल्ट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद कर लेना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कहाँ यूज है, वॉशिंग सोडा में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए आप सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल नमक है, नमक कहाँ यूज होता है आपको यह पता होगा। ठीक है, और आयोडीन का यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए, नोट कर लीजिए। आयोडीन इज यूज्ड फॉर गोइटर के ट्रीटमेंट, फिर कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, सोडियम बेंजोएट पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट्स को मैंने इसीलिए स्लाइड्स में डाला क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये चीज आप नोट कर लीजिए। मैच स्टिक के अंदर पोटेशियम नाइट्राइट यूज होता है, नाइट्रेट यूज होता है। ठीक है, मैच स्टिक्स के अंदर जो माचिस की पेटी होती है उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं इसको, इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है हमारा, इसको भी आपको पता ही होगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का 100 टाइम्स फॉर्मूला पूछ लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है Ca2SO4 होता है ये, CaSO4 है ये। ठीक है, CaSO4.H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। नहीं, इन्होंने गलत लिख दिया है, ये देखो ये स्लाइड में गड़बड़ है। ये CaSO4 ये हो गया 2H2O, ये जिप्सम का हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को आप रट लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल देख लीजिए, फर्टिलाइजर। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में और ब्लीचिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो आप एलम जो फिटकड़ी बोलते हैं जिसको हम, फिटकड़ी एंटीसेप्टिक सेव एजेंट है। ठीक है, और डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इन सब में से आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नॉर्मल आइडिया की काफी अच्छी खासी याद भी होनी चाहिए। ये याद हो जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बात आती है कार्बन की। ठीक है, अब कार्बन, कार्बन का मास नंबर होता है 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन के होते हैं मेनी एलोट्रोप्स। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन है, डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देखो, ये नोट कर लीजिए आप, प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको डायरेक्टली पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस।
डायमंड इज बेड कंडक्टर। जो कार्बन के एलोट्रोप्सिस उनके अंदर ग्रेफाइट ही है जो गुड कंडक्टर है। ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है, इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है डायमंड का। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको ये पता होगा कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको sp3 बोलते हैं। sp3 मतलब सी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये साइंस के स्टूडेंट होंगे क्योंकि ये 11 12th के सिलेबस में, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको बस यही याद रखना है, प्योरेस्ट फॉर्म, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट ही है वो जो गुड कंडक्टर है। ठीक है, उसके अंदर क्या था, टेट्राहेड्रल था। ये है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल लेयर होती है इसमें, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और ये रिएक्टिव देखो, डायमंड लेस रिएक्ट होता है इससे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये गुड कंडक्टर है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वीक होता है। ठीक है, बट इसको आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस यही याद रखना है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और डायमंड का और क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, प्योरेस्ट सब्सटेंस, और इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो, जो अमोर्फस कार्बन है, वो जो फॉर्म्स ऑफ अमोर्फस कार्बन ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसके अंदर देखो आप, वुड चारकोल, वुड से, ये सब अंडरस्टूड है, शुगर केन से, बोन और एनिमल चारकोल, एनिमल बोन से, और कोक चारकोल कोल से। ये चारों अंडरस्टूड है, ये अगर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये एक एक दो बार इन्होंने शुगर चारकोल का पूछा गया है, केन से, जो केन इंडस्ट्री होती है जिसमें सुक्रोज वगैरह चीजें बोली जाती है, मोलासेज। ठीक है, तो उनका इन्होंने पूछा है शुगर चारकोल का, तो इसलिए मैंने स्लाइड के अंदर डाल देता है कि आपको नॉर्मल आइडिया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आती है बात हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं इसके, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। ठीक है, तो सेचुरेटेड कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं सेचुरेटेड। और उनका फॉर्मूला था CnH2n+2। ठीक है, जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उससे दोगुने से +2 होंगे। ठीक है, वो होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो देखिए आप। क्वेश्चंस आपको इसके पूछे गए, CH4 है मान लो, CH4 के अंदर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। इन्होंने पूछ लिया, फाइंड द नंबर ऑफ सेचुरेटेड बॉन्ड्स, सेचुरेटेड बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन CDS 2022 में पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सेचुरेटेड बॉन्ड्स। और मोस्ट ऑफ द पीपल डिड इट वेरी रॉन्ग, बहुत गलत किया इसके अंदर, बहुत ज्यादा गलतियां होती है इसके अंदर, बिकॉज पीपल बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते ढंग से। ठीक है, तो सेचुरेटेड कौन से हो गए, सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सेचुरेटेड बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड कौन से हो गए, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो होते हैं अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स। अब इसके अंदर इन्होंने मान लो पूछ लिया आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सेचुरेटेड बॉन्ड्स, तो सेचुरेटेड कितने हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 और पाई। तो इसके अंदर सेचुरेटेड कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक ये बॉन्ड, और टोटल 5 सेचुरेटेड बॉन्ड हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, सिग्मा इज ऑलवेज सेचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो मानने जाते हैं, एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया। ठीक है, तो ये इनको आपको ऐसे सोल्व करना चाहिए। फिर देखो, सबसे पहला जो था सिंगल बॉन्ड में फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, ये हो गया डबल बॉन्ड का। फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसको एल्काइन बोलते हैं, CnH2n-2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है ये। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जांपल बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग, ये इसको, ये हो गया C, ये ऐसे कनेक्टेड है सर। ठीक है, तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद देखो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाना है, वाटर गैस को हम सिन गैस भी बोलते हैं, और वाटर गैस होता है कार्बन प्लस वाटर। वाटर गैस मतलब कार्बन प्लस वाटर, कार्बन प्लस वाटर वाटर गैस। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, कार्बन प्लस वाटर। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, सीओ प्लस एच टू। सीओ प्लस एच टू, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। और बनती कैसे, कार्बन प्लस वाटर से, सीओ प्लस एच टू। याद कर लीजिए, ये तो आपको रटने पड़ेंगे भाई। और ये चीजें श्योर शॉर्ट पूछी भी जानी है, बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछेंगे इस स्लाइड्स के अंदर। जो भी पूरी इस पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे केमिस्ट्री के अंदर पहले पूछे गए हैं, सारे इनसे रिलेटेड या ये सेम ही पूछे गए। प्रोड्यूसर गैस में आपको याद करना है सीओ प्लस एन टू। सीओ प्लस एन टू प्रोड्यूसर गैस होता है, फॉर्मूला याद करना है आपको बस। कोल गैस, कोल गैस के अंदर H2 भी होता है, कार्बन मोनोक्साइड भी होता है, CH4 भी होता है। और भी कोल गैस के अंदर छोटी मोटी गैसेज होती है, वो भी आपको देखने, बस मेनली क्या होता है, देखो ये दो तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। CO प्लस N2 डायरेक्टली है, और CO प्लस H2। वाटर गैस मतलब H2, प्रोड्यूसर गैस मतलब N2। कोल गैस के अंदर CO तो याद हो ही गया, कोल से CO मोनोक्साइड, और H2 प्लस CH4। इसको आप मिथेन को और हाइड्रोजन को याद करना। उसके बाद देखो ऑयल गैस। ऑयल गैस आज तक ये क्वेश्चन कभी भी अभी पूछा नहीं गया, सीडीएस एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। बट गोबर गैस का फिर भी पूछा गया। गोबर गैस वही सेम, सीओ प्लस एच टू प्लस सी एच फोर। गोबर गैस और कोल गैस लगभग सेम है। ठीक है, अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर सबसे मेनली बात आपको याद यही रखनी है, एलपीजी के अंदर ब्यूटेन होता है। एलपीजी किससे होती है, ब्यूटेन से। ये तो आपके एक बार स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस के अंदर भी इवन ये क्वेश्चन पूछा गया है। एलपीजी कंटेन्स ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो कोल की जो क्वालिटीज होती है, कोल के अंदर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इन चार में बांटा गया। पीट सबसे लो क्वालिटी होती है पीट। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन कंटेंट के बेसिस पे डिवाइड की गई है, सबसे कम पीट का होता है। उसके बाद एंथ्रासाइट इज वेरी सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस मोस्टली हम यूज करते हैं बिटुमिनस कोल को, बट ये सुपीरियर होती है। बिटुमिनस इंडिया के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कोल के टाइप्स, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस बार। अब देख कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से ऐसा साउंड नहीं आ रहा था, थोड़ा कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है जिसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर किया जाता है ये। ठीक है, एयर नहीं होती है। ठीक है, कैंसिल मतलब एयर की प्रेजेंस में नहीं होता ये एक्शन। कैंसिलेशन, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग का मतलब इसका उल्टा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, कैल्सिनेशन से थोड़ा सा कैंसिल का साउंड आ रहा है, तो कैंसिल द एयर मतलब, कैल्सिनेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का यूज होता है, स्मेल्टिंग का यूज किस में होता है, स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन में यूज, रिडक्शन के लिए। स्मेल्टिंग रेलवे ट्रैक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्मेल्टिंग में क्या होता है कि ओर को कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ किसी भी ओर को कार्बन के साथ करेंगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर। तीनों के तीनों बार बार रिपीटेडली पूछे गए, रिपीटेडली रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस, ब्रास, ब्रोंज, सिल्वर। देखो ब्रोंज के अंदर कॉपर और एसएन होता है, टिन। कॉपर और जिंक यहाँ होता है, और कॉपर, जिंक, निकल। देखो कॉपर जिंक तो आपको याद है जर्मन में, और लास्ट में एन है तो निकल भी जोड़ दो। ठीक है, जर्मन सिल्वर तो सीडीएस 2017-18 लगभग बहुत बार पूछा गया, देखा गया है ये बार बार। पीवाईक्यूज के अंदर भी मैंने जर्मन सिल्वर कराया था आपको।
ठीक है। उसके बाद आपको गन मेटल का याद रखना है। गन मेटल में कॉपर, टिन, लेड और जिंक। कॉपर, टिन, लेड और जिंक। गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, कभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है। उसके बाद मून्स मेडल, ये पूछा गया कॉपर और जिंक, क्योंकि ये कॉइन्स बनाने में यूज होता है। ठीक है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद किसी एक साल के अंदर उन्होंने पूछा था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मून्स मेडल, ये किसी भी प्रीवियस ईयर का हिस्सा है ये। तो मून्स मेडल को आपको याद करना है। शोल्डर, लेड और एसएन का 50-50% शोल्डरिंग में काम आता है। ठीक है, तो ये याद करना है आपको। उसके बाद देखो आप, उसके बाद स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं आपके। इन दोनों को याद करना है, इन दोनों क्वेश्चन काफी बार आपको पूछा भी गया है। ठीक है। फिर क्रो निकल कार्बन, फिर क्रो निकल कार्बन, फिक्रो निकल कार्बन, इसको ऐसे याद कर लीजिए, फिक्रो निकल कार्बन, ये तो इजीली याद होता है ये तो। ठीक है। और निकल का तो आयरन और निकल। उसके बाद देखो अमलगम। अमलगम क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का या मेटल का मरकरी के साथ, मरकरी के साथ जो एलॉय है, देखो ये सारे मेटल मिल गए तो इसको हम बोलते हैं एलॉय। और अगर वो एलॉय मरकरी के साथ है, मरकरी के साथ, Hg के साथ, उसको बोलते हैं एमलगम। ठीक है। तो ये हो गया एमलगम। एमलगम का आपको चीज पता चल गई क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पूछी जाती है, हेबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? NH3, PYQ के वीडियो में बताया था, NH3 हेबर्स प्रोसेस से बनता है। और इसका कैटलिस्ट क्या होता है? आयरन और मोलिब्डेनम। हाइड्रोजनेशन के अंदर निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कॉन्टेक्ट प्रोसेस जिससे H2SO4 बनते हैं, उसमें प्लेटिनम, PT। H2SO4 लेड चैम्बर प्रोसेस बनता है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, H2SO4 कॉन्टेक्ट और लेड चैम्बर दोनों से बनता है, लेकिन कॉन्टेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं PT और लेड चैम्बर में करते हैं NO ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद ईथर से अल्कोहल बनाने में ये प्रोसेस पूछी नहीं जाती है। और क्लोरीन गैस ये भी पूछी नहीं गई है, बट अगर आप मान लो कर सकते हैं याद तो ये कर लीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री में जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों का आप नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करिए, बिकॉज ये बहुत बार पूछे गए। केमिस्ट्री के जो भी आपके 10, 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं, एनडीए के अंदर इवन 15-16 क्वेश्चन आते हैं, इस पूरे वीडियो से आपके वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट बशर्ते आप इस वीडियो के बाद PYQs को भी एक बार जाके देख लेना, आपके कौन कौन से सोल्व नहीं हो रहे। अगर कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाउट बताइए हमें, ताकि हम क्लियर करने की आपकी जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, ये हो गया, सब कर लिया हमने। उसके बाद देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर लगभग मोर देन 1000 स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं क्या कैसे करना, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो आपको केमिस्ट्री रिलेटेड, ये केमिस्ट्री के लिए NDA CDS के लिए ये केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। इसके बाद फिजिक्स की क्लासेस होगी, बायोलॉजी क्लासेस होगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका हम सेशन करेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप इसी वीडियो से सोल्व कर लेंगे, बशर्ते आप वीडियो को और नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करें, बिकॉज हमारी हैबिट नहीं होती रिवाइज करने की, तो हम गलतियां कर बैठते हैं अक्सर। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। यहीं पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।